हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स अनलिमिटेड क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं हरित क्रांति की सीमाएं, जो हमारी क्लास 12th का जो चैप्टर है पार्ट 3, उसके अंदर है हरित क्रांति की सीमाएं। इसमें ये कहा गया है कि हरित क्रांति वैसे सफलतापूर्वक तो बहुत ज़्यादा रही थी, लेकिन कई कई जगह वो सीमित रह गई थी। मतलब कहीं कहीं जगह वो रुक गई थी, उसके आगे उसने ग्रोथ करी नहीं हरित क्रांति ने। तो अगर क्वेश्चन ये बन के आ जाता है कि हरित क्रांति की हानियाँ क्या है, तो उसमें भी आप जो हम इसमें पढ़ेंगे वो सारा कुछ आप इसमें भी लिख सकते हैं। हरित क्रांति, हानियाँ, सीमाएँ, हम इसको एक सिक्के के दो पहलू कह सकते हैं, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं लिमिटेशन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ये जो है ये पार्ट 4 है। इससे पहले वाले पार्ट में हमने हरित क्रांति की उपलब्धिताएं पढ़ी थी। सो अगर आपको वो देखनी है तो उसके लिए आपको पहले इससे पहले वाली वीडियो देखनी पड़ेगी। सो चलो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। हमारा सबसे पहला टॉपिक है हरित क्रांति की सीमाएं, ठीक है, लिमिटेशन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। हरित क्रांति के कारण फसल उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई, परंतु विकसित देशों की तुलना में उतनी वृद्धि नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। इसमें ये कहा गया कि हरित क्रांति जब हमने अपनाई थी तो उससे वृद्धि तो हुई, हमारा उत्पादन तो बढ़ा। ऐसा नहीं है कि उत्पादन नहीं बढ़ा, उत्पादन बढ़ा, लेकिन उतना नहीं बढ़ा जितना हमारा विकसित देश जैसे चीन है, अमेरिका है, उनके बराबर बढ़ना चाहिए था। अगर हम उनसे कंपैरिजन करें, उनके कंपैरिजन में जितना हमारा बढ़ना चाहिए था। क्योंकि आप 2014 का अगर आंकड़ा लेंगे तो उसमें क्या था कि अगर हम गेहूं के मामले में देखें, अगर गेहूं की प्रोडक्टिविटी देखें, तो हमारी जो उस टाइम पे थी वो 3.1 थी। लेकिन अगर चीन और यूएस की देखें तो चीन की थी 6.5 और यूएस की थी 9 टन। और चावल का अगर हम उत्पादकता मतलब प्रोडक्टिविटी देखें तो हमारी थी उस टाइम पे 3.6 और जो चीन की देखेंगे तो उस टाइम पे 6.8 थी। तो आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा हम पिछड़े थे उन लोगों से, विकसित देशों से। तो यही था कि भाई हरित क्रांति अपनाने से हमें लाभ तो हुआ, लेकिन उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए था, ठीक है। अब हम अपना सबसे पहला पॉइंट देख लेते हैं, सीमित फसलें मतलब लिमिटेड क्रॉप्स। क्या था कि जो हरित क्रांति जब हमने अपनाई थी तो सिर्फ हम अनाज और चावल तक ही सीमित रह गए थे। मतलब हम अनाज जैसे गेहूं और चावल के आगे बढ़े ही नहीं। जैसे दाल हो गई, व्यापारिक फसलें हो गई, जूट, कपास, चाय आदि, ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये इसकी तो वृद्धि हुई ही नहीं। सिर्फ हम गेहूं और चावल के बीच ही घूमते रह गए कि पहले हमने गेहूं उगाई, फिर चावल, फिर गेहूं, फिर मतलब जो हमारी जूट, कपास, चाय, जितने हमारी व्यापारिक फसलें हैं, इन तक तो हम पहुँचे ही नहीं, इनकी वृद्धि ही नहीं हुई कहीं पे भी, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं सीमित फसलें मतलब लिमिटेड क्रॉप्स तक ही ये हरित क्रांति सीमित रह गई थी, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा सेकंड पॉइंट है असमान प्रचार या प्रसार। आप कुछ भी बोल सकते हो। अनइवन स्प्रेड, स्प्रेड का मतलब होता है फैलना। तो भाई जो हरित क्रांति थी इसका कहाँ कहाँ ज़्यादा अच्छा प्रभाव पड़ा था और कहाँ कहाँ तक ये पहुँची ही नहीं थी। पहुँची, लेकिन वहाँ के लोगों ने इसको ज़्यादा मतलब वो फले फूले नहीं इससे। जैसे आप देखेंगे कि हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे जो राज्य हैं, इसमें इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा उल्लेखनीय हो गया। मतलब ये वहाँ पे बहुत ज़्यादा फली फूली। लेकिन यही अगर हम पूर्वी उत्तर प्रदेश के, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश वाले इलाके हैं जहाँ पे बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा पड़ जाता है, इन राज्यों में इसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। मतलब ये नॉर्मली रही, वहाँ पे इतना ज़्यादा इसका खास प्रभाव नहीं पड़ा, ठीक है। हमारा अब तीसरा पॉइंट आ जाता है सीमित कृषक आबादी, लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशन। इसमें क्या था कि भाई अब जो थोड़े धनी किसान थे वही तकनीक के लिए जो महंगी आगत आती थी उसकी आवश्यकता होती थी और वही उसको खरीद पाते थे। लेकिन जो छोटे सीमांत किसान थे वो इन सारे लाभों से वंचित थे। वो इन सब चीज़ों का लाभ ही नहीं उठा पा रहे थे, क्योंकि वो उनके पास इतनी लागत होती नहीं थी, उतनी महंगी आगतें वो खरीद ही नहीं पाते थे। इसलिए क्या था कि सीमित कृषक आबादी, लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशन, ये सीमित जगह ही रहेगी। जो धनी किसान थे उन्होंने ज़्यादा इसको खरीद लिया था, लेकिन जो सीमांत किसान या फिर जो छोटे किसान थे वो इसको खरीद ही नहीं पाए थे, ठीक है। अब जो हमारा फोर्थ पॉइंट आ जाता है वो है आर्थिक विषमता मतलब इकोनॉमिक डिवाइड। अब क्या था भाई, हरित क्रांति से क्या था, कुछ जो लोग थे ना, जो जैसे धनी किसान जो थोड़े से थे, वो थोड़ा सा ऊपर आ गए थे। मतलब वो सारी चीज़ें खरीद रहे थे, उनको अच्छा लाभ मिल रहा था। लेकिन जो छोटे किसान थे, जो सीमांत किसान थे, जो कमा रहे थे, वो उससे भी बहुत कम नीचे आ गए थे। तो उनकी जो फसलें थी वो मतलब मान लो निर्वाह के बराबर हो गई थी। मतलब जैसे उगाई और अपने पेट भरने जोगी ही करी, ठीक है। तो इसमें क्या था, इकोनॉमिक डिवाइड हो गया था। मतलब एक जो खाई बन जाती है ना, अमीर किसान और अमीर होते गए और गरीब किसान और गरीब होते गए, एक खाई पैदा हो गई। अब आगे देखते हैं
हालांकि हरित क्रांति के रूप में कृषि संबंधी सुधारों की उपलब्धता है प्रशंसनीय है, परंतु धनी और निर्धन के बीच की खाई भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था की एक गंभीर चुनौती है। मतलब इसमें कहा गया है कि हरित क्रांति को अपनाने से भाई उपलब्धता तो हुई, हमारा जो प्रोडक्शन था उसमें बढ़ोतरी तो हुई, और ये बहुत ज़्यादा प्रशंसनीय है, इसकी एक बहुत ज़्यादा हमें तारीफ़ करनी चाहिए। लेकिन हम इसकी सीमाएं पढ़ रहे हैं तो इसमें ये कहा गया है कि धनी किसान तो और धनी होते गए, लेकिन निर्धन किसान और निर्धन होते गए, जो इनके बीच की जो एक खाई है वो बढ़ती गई, जो कि एक गंभीर चुनौती है हमारे सामने। ठीक है, इसके अतिरिक्त उत्पादकता को उन्नत देशों के उत्पादकता स्तर पर लाने के लिए निवेश के एक बड़े धक्के की भी आवश्यकता है। अब क्या है कि हमने ये तो देख लिया कि भाई हरित क्रांति से हमें लाभ हो रहा है, लेकिन हम ये भी तो नहीं देख रहे कि उतना लाभ नहीं हो रहा जितने उन्नत देशों से होना चाहिए। तो इसलिए हमारी उत्पादकता के स्तर को एक धक्के की ज़रूरत है, एक अच्छी और दूसरी क्रांति की ज़रूरत है। ठीक है, जिससे ये आप जो धनी किसान और निर्धन किसान के बीच की जो खाई है वो भी कम हो, और जिससे हमारी जो उन्नत देशों से जो हमारी एक रेस चल रही है उसमें भी हम उन तक पहुँचे या उनसे आगे पहुँचे, क्योंकि हम उनके आधे से भी आधे हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं जो आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है हरित क्रांति से रिलेटेड। ठीक है, ये है, क्या भारत को एक नए हरित क्रांति की आवश्यकता है? जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि हरित क्रांति की आपने उपलब्धताएं भी पढ़ ली, हरित क्रांति की सीमाएं भी पढ़ ली, तो आपका क्या कहना है कि जो भारत है उसको हरित क्रांति की एक आवश्यकता है, एक नई हरित क्रांति की? तो इसका उत्तर होगा हाँ। इसका कारण यह है कि 1960 के दशक के मध्य की हरित क्रांति के लाभ धीरे धीरे कम हो रहे हैं, और कृषि उत्पादों की पूर्ति तथा मांग के बीच अंतर फिर से एक चुनौती के रूप में उभर कर आ रहा है। इसमें ये कहा गया है कि 1960 के दशक में क्या था, हरित क्रांति के जो लाभ थे ना वो धीरे धीरे कम होते गए, मतलब धीरे धीरे, मतलब हम एक कहते हैं ना डिमिनिशिंग रेट पे जाके पहुंचते गए। तो उसके बाद था कि भाई कृषि उत्पादों में क्या था, सप्लाई और डिमांड की जो अंतर था ना वो बढ़ता गया। ठीक है, या तो जब ज़्यादा सप्लाई हो रही है तो डिमांड नहीं आ रही, या तो जब उसकी ज़्यादा डिमांड आ रही है तो सप्लाई नहीं हो रही। तो इसकी जो एक खाई थी ये भी इसकी एक चुनौती के रूप में हमारे सामने उभरती गई। तो क्या इसमें बोला गया कि हाँ, हमें हरित क्रांति की, एक नए हरित क्रांति की हमें ज़रूरत है। आगे देखते हैं। हमारी उत्पादकता पर अन्य देशों की तुलना में बहुत ही कम है। हमारी जो उत्पादकता है, उत्पादकता आपको समझाने के लिए एक मुझे नेक्स्ट पेज लेना होगा। अब देखो प्रोडक्टिविटी क्या है। जैसे मैंने एक ये बॉक्स बनाया है, जैसे एक आपकी ये खेती है, इसको हम कहेंगे प्रोडक्शन। इसमें जितना भी सारा यहाँ पे जो हो रहा है, जितना भी मैंने ये बनाया है, पूरा ये जो रेड से कवर है, ये आपका क्या है, प्रोडक्शन है। अब प्रोडक्टिविटी क्या है, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में किसी को ये नहीं पता डिफरेंस क्या है। प्रोडक्टिविटी होती है ये जो मैंने इसको 4-5 भागों में बांट दिया, उसके बाद जो ये ब्लू कलर का है ये है प्रोडक्टिविटी, मतलब प्रति हेक्टेयर जो उसका वो होती है कमाई, उसको कहते हैं हम प्रोडक्टिविटी। मतलब सारे प्रोडक्शन में से जो प्रति हेक्टेयर है उसको हम कहेंगे प्रोडक्टिविटी। तो आपको समझ आ गया होगा उत्पादकता क्या है। उत्पादन अलग है और उत्पादकता अलग है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। हमारे खाद्यान्न के स्टॉक अनिश्चितता के बिंदु पर थे, मतलब एकदम ख़त्म होने के कगार पे आ गए थे हमारे जो खाद्यान्न के स्टॉक हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट है, भारत में अधिकांश किसान निरंतर ही मौसम की अनिश्चितता का सामना कर रहे थे। अब जो अधिकांश किसान है वो क्या कर रहे थे भाई, उनके पास तब उतने साधन नहीं हुआ करते थे कि वो मौसम का, वातावरण का पता लगा पाए कि बारिश आएगी नहीं आएगी, बारिश के मौसम में हमें कौन सी फसल उगानी चाहिए, क्योंकि उनको मौसम का अंदाज़ा नहीं हो पाता था उस टाइम पे। अब तो काफ़ी चीज़ें आ गई हैं जिससे हमें मौसम का पता लग जाता है कि कब बारिश आएगी कब नहीं आएगी। उस टाइम पे ये सब नहीं था। तो क्या था कि किसान जो थे ना निरंतर ही मौसम की अनिश्चितता का सामना कर रहे थे। मतलब मानो जैसे उन्होंने कोई बीज बोया, अब उसकी जो अब एकदम से बारिश आ गई और वो ख़राब हो जाता है, तो ये था कि उनकी जो सारी साल की मेहनत है वो पूरी ख़राब हो जाती थी उस टाइम। तो किसान को पूरे ही साल भर किसी ऋण में रहना पड़ता था, कर्जे में रहना पड़ता था। वो निर्वाह खेती भी बहुत ही अपनी मुश्किल से कर पाता था उस टाइम पे, ऐसा हो गया था। ठीक है, अब जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो है, किसान को निरंतर ही बाज़ार में आने चिंताओं से अवगत कराया जा रहा था। मतलब कि भाई अब बाज़ार में अगर उनको अपनी बाज़ार में जैसे जो उन्होंने गेहूँ या चावल या फिर कुछ भी बोया है, अब वो आगे बाज़ार में बेचना चाहते हैं,
अब बाज़ार में वो एकदम से नहीं बेच पाते थे। मानो अगर उन्होंने, हम फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं, अगर उन्होंने अपने अनाज को पूरा बोया काटा, उसमें पूरे मतलब उनके 1000 रुपये लगे, तो जब वो बाज़ार में उसको बेचने के लिए जाते थे तो वहाँ के जो लोग थे वो या तो उनसे सरकार जो उस टाइम पे होती थी वो क्या करती थी, वो कहती थी हम तुम्हारी गेहूँ लेंगे 800 रुपये में। तो वो उनका कहना होता था कि भाई उनको तो ये चिंता हो जाती है, हमने 1000 रुपये का सारा बोया काटा, पूरा 1 साल लगाया, उसके बाद हमें जितनी हमारी कीमत है गेहूँ की उससे भी कम कीमत मिल रही है। तो उनको बाज़ार की भी ये वाली चिंताओं से अवगत कराया जा रहा था, नए नए रूल्स आ रहे थे उस टाइम पे, ठीक है। इससे क्या था, किसान को अपने लिए कुछ बच नहीं पा रहा था पैसा, कि हाँ भाई अगर उसने पूरे 1 साल मेहनत करी है तो उससे उनको कुछ पैसा बचे, कुछ भी नहीं बच पा रहा था, ठीक है। और हमारा 5th पॉइंट आ जाता है, ऋण माफ़ी एक अति आवश्यकता बन चुकी थी। अब भाई वो जब बाज़ार में उनको उतनी लागत नहीं मिलती थी जितना उन्होंने अपना टाइम वेस्ट करा, साथ में साथ उन्होंने इतने पैसे लगाए, उतना उनको नहीं मिल पा रहा था। फिर वो ऋण लेते थे लोगों से अपना पेट भरने के लिए, तो ऋण के नीचे वो दबते ही जा रहे थे। फिर वो जो ऋणकारी थे वो उनकी ज़मीन ले लिया करते थे। तो ये क्या था कि किसान जो थे ना वो अपनी स्थिति से उभर नहीं रहे थे, उसमें ही धंसते जा रहे थे, ठीक है। सो गाइस, ये जो हमारा चैप्टर है ये आज समाप्त हो गया है। अब जो हम इसकी नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे उसमें आपके लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेके आएंगे इस चैप्टर के, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। 1 मार्क क्वेश्चन आजकल पेपरों में सीबीएसई ने जब से पैटर्न चेंज करा है तब से 1 मार्क क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, 20 नंबर के 1 मार्क क्वेश्चन होते हैं। वही हम अपनी इससे अगली वाली वीडियो में वही क्वेश्चन लेके आएंगे जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। सो अगर आपको हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उस वो देखने हो तो हमारी नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखें। सो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। नीचे जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर देना, इससे हमारी जितनी भी न्यू नोटिफिकेशन होगी वो आपके पास टाइम टू टाइम पहुँचती रहेगी। सो थैंक यू।